केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की ओर से कई मुद्दों पर उनके स्टैंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। एनडीए में तो वो हैं, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार से उनका स्टैंड अलग है। वह केंद्र सरकार के स्टैंड से असहमति जता रहे हैं, अलग रुख अपनाए हुए हैं, विरोधियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चिराग पासवान का सरकार से उलट रुख रहा। वहीं जातीय गणना पर विपक्ष की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जातीय गणना होनी चाहिए। राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव ने जातीय गणना की मांग उठाई थी। विपक्ष के अलावा चिराग ने लैटरल एंट्री के केंद्र सरकार के फैसले का भी विरोध किया। आरक्षण पर भी उनका सहयोगी दलों से अलग स्टैंड दिखा। वहीं दूसरी ओर SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रीमी लेयर को लेकर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन जाति समूहों के लिए निर्धारित कोटा में ही कोटा देकर समूहों में पीछे छूट गई जातियों को मौका देना चाहिए, यानी SC/ST में क्रीमी लेयर तय करना चाहिए। चिराग ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की थी। ऐसे में सवाल है कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? चिराग के मन में क्या चल रहा है? यह पहेली बन गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या वोटों का समीकरण चिराग को एनडीए से अलग लाइन लेने पर मजबूर कर रहा है? चिराग के कोर वोटर पासवान हैं। बिहार में पासवान वोटर्स करीब 5% हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या चिराग को लग रहा है कि बिना किसी दूसरे वर्ग के समर्थन के राजनीति में कुछ बड़ा कर पाना संभव नहीं है? अलग रुख अपनाने के पीछे कुछ और कारण तो नहीं? सवाल तो यह भी है कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रखने वाली पार्टी एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान क्या भारी भरकम मंत्रालय चाहते हैं? क्या झारखंड विधानसभा चुनाव व अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें चाहिए, इसलिए क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? रांची में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग ने कहा कि 28 सीटों पर लड़ेंगे। उधर बीजेपी की चिराग पर पैनी नजर है। बीजेपी ने चिराग को कंट्रोल में रखने की कोशिश शुरू कर दी है। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने 26 अगस्त को अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस से मिले हैं। पारस चिराग के धुर विरोधी हैं। भले बीजेपी खुलकर ना बोले, लेकिन चिराग को सीधा संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि चिराग पासवान का कुछ मामलों पर रुख स्पष्ट है। जन सरोकार का जो भी मुद्दा, वो विशेषकर उस समाज का जो हाशिए पर है, जो समाज छुआछूत से आज भी ग्रसित है, उनके मुद्दों को हम लोग मुखरता से उठाते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप SC/ST में क्रीमी लेयर हो, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, लैटरल एंट्री या जातीय गणना की बात हो। इन मुद्दों को प्रभावी तरीके से हम लोगों ने एनडीए के मंच पर उठाया है। एनडीए लोकतांत्रिक गठबंधन है। हम लोग उसके महत्वपूर्ण घटक दल हैं। हमें अधिकार है कि हम अपनी चिंताओं को एनडीए के मंच पर साझा करें। उधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। चिराग पासवान केंद्र सरकार के मुद्दे से लगातार अपनी अलग राय रख रहे हैं। झारखंड में भी अलग चुनाव लड़ने का ताल ठोका है। क्षेत्र दलों को एनडीए में तरजीह नहीं दी जा रही है। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने अमित शाह से मुलाकात की है। अब बीजेपी चिराग को आंख दिखा रही है। एनडीए की नाव डूबने वाली है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि चिराग हमारे साथी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इन सब के बाद भी अगर किसी विशेष मुद्दे पर बीजेपी या केंद्र सरकार से चिराग की असहमति है तो उनकी बात पूरी धैर्य के साथ सुनी जाएगी। यही एनडीए की खासियत है। एनडीए में कांग्रेस और आरजेडी की परिवारवाद व तानाशाही नहीं है कि राजकुमार और तानाशाह ने जो कह दिया वही होगा। That have not been. Thank you very much, Shri Chirag Paswan. आप अपने मर्जी से चलाते हो। Thank you so much, Speaker sir, for giving me this opportunity कि भारतीय संसद की 75 सालों की इस यात्रा पर तमाम सम्मान्य साथी अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी यादें, अपनी अपनी उपलब्धियां, उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है सर, एक दिन कुछ घंटे इन 75 सालों की यात्रा को समअप करके बताने के लिए बहुत कम है। पर मैं बधाई दूंगा जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने कम समय में इतने खूबसूरत शब्दों के साथ जिस तरीके से इस 75 साल की यात्रा के बारे में उन्होंने पूरा बखान किया, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान से लेकर इस संसद को चलाने में छोटे से छोटे कर्मचारी के योगदान तक की उन्होंने सराहना की, उनको भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया। मीडिया के हमारे साथियों का भी उन्होंने जिक्र किया। यकीनन कई ऐसी यादें सर इन 75 सालों में रही हैं। सेकंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूं, युवा सांसद हूं। कंपैरेटिवली संभवतः मेरा अनुभव बाकियों से कुछ कम होगा,
पर 9 साल का मेरा भी अपना अनुभव है, पर इन 9 सालों से ज्यादा सर मेरा अनुभव मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से रहा। बचपन से जब से होश संभाला, उनके माध्यम से इस संसद की कार्यप्रणाली को समझा, इस संसद की कार्य शैली को समझा, और जब पहली बार इस लोकसभा में आया तो उन्हीं का ही हाथ पकड़कर आया। आज जब हम लोग नई संसद में जा रहे हैं तो यकीनन कई ऐसी यादें कौंधती हैं और यकीनन एक भावुक क्षण है। महसूस होता है कि जिस जगह पर मुझे मेरे पिता लेकर आए थे, आज एक नई यात्रा की ओर हम लोग जा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको भी बहुत खूबसूरती से बताया कि ये हम जैसे जो आज की तारीख में इस लोकसभा में मौजूद है, संसद में मौजूद है, राज्यसभा के भी सदस्य, हम लोग ले ये गर्व का लम्हा है, जहां एक तरफ हम लोग इतिहास के भी हम लोग साक्षी रहे हैं, वहीं एक नई ऊर्जा के साथ भविष्य की भी ओर हम लोग जा रहे हैं। तो कड़ी बनने का सौभाग्य हम लोग को मिला इतिहास और भविष्य के बीच, जो यकीनन मौजूद यहाँ पे तमाम सांसदों के लिए एक गर्व की अनुभूति कराता है। सर, आज जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन हर राजनीतिक दल के पास अपने अपने एजेंडे हैं, और एजेंडे हैं इसीलिए वो राजनीतिक दल है। हर किसी ने अपनी अपनी बातों को रखा कि इस विशेष सत्र में ये चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा होनी चाहिए, ये मुद्दे आने चाहिए। यकीनन सर, मेरी भी पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि कई विषय हैं जिसपे चर्चा होनी चाहिए। मैं युवा हूं, हमेशा इस बार का मैं पक्षधर रहा हूं कि भारत में एक युवा कमीशन का गठन होना चाहिए, एक नेशनल युवा कमीशन, एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जहां पे युवा अपनी तमाम समस्याओं के साथ जाएं और अपना समाधान लेकर आए। भारत एक युवा देश है, अलग अलग आयोग यहां पर बने हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। ऐसे में देश में एक युवा आयोग के गठन का ये समय है, ये होना चाहिए। साथ ही में हम लोग चाहते हैं, सर, विमेन रिजर्वेशन बिल पे भी चर्चा हो रही थी, वो भी हम लोग चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल जल्द से जल्द आए। आज इतनी भारी संख्या में महिला सांसद जो यहाँ पे मौजूद हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं। ऐसे में इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बट विमेन रिजर्वेशन बिल आने से जरूर और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। और साथ ही में लंबे समय से हम लोग की मांग रही है एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को लेकर। हम लोग चाहते हैं कि एक जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि समाज के वंचित वर्ग से आने वाले लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां से वो न्याय दिलाने की प्रक्रिया का वो हिस्सा बन सके, ताकि उनके साथ जो अभी तक भी रह रहकर भेदभाव या अन्याय होता है उसको दूर किया जा सके। पर इन तमाम विषयों को अलग अलग मंचों पे हम लोगों ने रखा है सर, ऑल पार्टी मीटिंग होती है वहां पर भी, पर हम लोग सिर्फ इन एंटीसिपेशन की क्या होगा, कहीं ना कहीं इस लम्हे की खूबसूरती को हम लोग खो रहे हैं। आज मैं बस यही आग्रह करूंगा कि कौन सा बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, ये इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी को लेकर बुलाया गया है। हम लोग का ध्यान यकीनन केंद्रित उस तरफ भी होना चाहिए, ताकि इस लम्हे की खूबसूरती को हम ना भूल जाए। पूरा देश नजर लगाए इस पर, देख रहा है कि कैसे हम लोग यहां से दूसरी नई संसद में हम लोग जा रहे हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और आज सर, जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर जिस तरीके से भारतीय संसद के 75 सालों का इतिहास रहा है, मैं उम्मीद ही नहीं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही हम लोग एक विकसित देश की हम लोग नींव रखने जा रहे हैं। और जो लक्ष्य है 2047 में विकसित देश के निर्माण का, उस लक्ष्य को हम लोग नई संसद से हम लोग जरूर अचीव कर पाएंगे। अंत में अपनी बातों को समाप्त करूं सर, मैं जरूर अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करूंगा, और मुझे लगता है हम सब यहाँ पर हैं भारत की जनता की वजह से, अपने अपने क्षेत्रवासियों की वजह से। मैं जमुई से आता हूं सर, मैं जमुई वासियों का धन्यवाद करूंगा। मेरे नेता, मेरे पिता अगर आज जीवित होते और यहाँ पर होते तो जरूर वो भी अपनी कर्मभूमि हाजीपुर का जिक्र करते। मैं पूरे अपने प्रदेश बिहार का और देशवासियों का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने भारतीय संसद को इतना सशक्त, इतना मजबूत बनाया कि आज जब दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वो G20 जैसे इतने भव्य आयोजन को देखकर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, उसको देखकर देश ही नहीं पूरी दुनिया बढ़ते विकसित भारत के बढ़ते कदमों की सराहना करती है। एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री जी का भारत को नई संसद देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, और यहां पर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री E.T. मोहम्मद बशीर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।